18 दिसंबर 2025 बांग्लादेश के मयमनसिंह डिस्ट्रिक्ट में 25 साल का एक हिंदू फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास सिर्फ एक फेक एलिगेशन की वजह से, जो था कि उसने इस्लाम के बारे में कुछ गलत बोला, इसकी वजह से उसे भीड़ के हवाले कर दिया गया। सबूत कुछ नहीं, उसे पहले पीटा गया, एक पेड़ पे लटकाया गया और फिर जिंदा जला दिया गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 3 जनवरी 2026 के दिन एक 40 साल की हिंदू विधवा महिला के घर 2 मुस्लिम लड़के शाहीन उम्र 25 साल, हसन उम्र 22 साल घुसते हैं। पहले उस औरत के साथ गैंग रेप करते हैं, फिर पैसे की डिमांड पूरी ना होने पर उसे एक पेड़ से बांध देते हैं, साथ ही उसके बाल काटकर उसे पीटते हैं, फिर उसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। ये सिर्फ 2 केसेस नहीं है, ये एक पैटर्न है। किलिंग्स, मंदिरों की तोड़फोड़, जमीन छीन लेना और लोगों को मजबूर करना अपना घर छोड़ने पर। सवाल ये नहीं है कि ये कब से हो रहा है, सवाल ये है कि ये बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ बार बार क्यों हो रहा है। 1971 में जब भारत ने वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बनाया था, तब बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन 20% से ज्यादा थी। ये लोग ट्रेडिशनली फार्मर्स, फिशरमैन, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, आर्टिस्ट और कल्चरल कंट्रीब्यूटर्स हुआ करते थे। बांग्लादेश की लैंग्वेज मूवमेंट, कल्चर और इकोनॉमी में इनका मेजर रोल था। ये सारे अटैक्स जैसे डिस्क्रिमिनेशन, मॉब लिंचिंग बांग्लादेश के बनने के बाद ही शुरू हो गए थे। पिछले कई दिनों और 1 साल के अंदर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ किलिंग्स, मॉब लिंचिंग, मंदिरों की तोड़फोड़ के कई केसेस देखने को मिले हैं, जितने शायद बांग्लादेश के बनने के बाद भी नहीं मिले। बांग्लादेश में हिंदू अटैक्स के अब तक के सबसे ज्यादा केसेस अगस्त 2024 से लेकर अब तक करीब 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इस टाइम फ्रेम में ये केसेस इतने ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 के दिन ही प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने अपनी पोजीशन से रिजाइन किया था। देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तेजी से बढ़ने लगी, पावर वैक्यूम बना और लॉ एंड ऑर्डर वीक हो गया। और इसी केओस के बीच हिंदू कम्युनिटी को कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने सॉफ्ट टारगेट बनाया। सिर्फ 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच 2000 से ज्यादा अटैक्स रिपोर्ट हुए, जहां हिंदुओं के घर जलाए गए और दुकानें लूटी गई और मंदिरों पर हमले हुए। Why was our Quran at the foot of a deity? That's why we're protesting. There are some groups who are quite negative, who are not patriots, I would say. इन्हीं अटैक्स को पिछले कुछ सालों के डेटा से कंपेयर करें तो पता चलता है कि यही केस 2022 में पूरी साल में सिर्फ 47 थे और 2023 में 302 केसेस रिपोर्ट हुए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यही केसेस बढ़कर 2024 में 3200 से ज्यादा रिपोर्ट हुए, मतलब 10 गुना ज्यादा केसेस सिर्फ 1 साल। 2025 में ये केसेस फिर से करीब 2900 से ज्यादा ही थे और आज बांग्लादेश में हिंदू पॉपुलेशन 20% से घटकर सिर्फ 8% ही रह गई है। अगर यही डेटा पाकिस्तान से कंपेयर करें तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2023 करेंटली पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन 2.17% है, जो कि लगभग पूरी पॉपुलेशन का 42 से 50 लाख होता है। इस पॉपुलेशन का 92% हिस्सा पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में रहता है। साउथ वेस्टर्न और नॉर्थर्न रीजन्स में कंसंट्रेटेड है। डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड्स खुलना डिवीजन, रंगपुर डिवीजन, मयमनसिंह डिवीजन, जहां पर दीपू चंद्र दास का इंसिडेंट हुआ था। इसके साथ और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स है। इसमें मैं सिर्फ मॉब लिंचिंग या मर्डर्स के केसेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसमें रेप, घरों दुकानों को जलाना, लूटिंग, टेंपल अटैक, किडनैपिंग एंड फोर्स्ड कन्वर्जन भी शामिल है। यूनाइटेड नेशंस ने खुद बांग्लादेशी इंसिडेंट्स पर कंसर्न दिखाते हुए उन्हें वार्निंग भी दी। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, मोहम्मद यूनुस के अंडर गवर्नमेंट में सारी माइनॉरिटीज को सेफ रखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, नहीं तो इससे डिस्क्रिमिनेशन एंड डिविजनल टेंशन और भी बढ़ सकती है। जैसे कि आप सोशल मीडिया पर आजकल देख रहे होंगे, इंडिया में काफी सारे प्रोपेगेंडा फीडर्स और आईटी सेल्स सिर्फ हिंदू अटैक्स को दिखाकर आपके अंदर इंडिया में दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ डिविजनल हेट फैलाने की कोशिश करते हैं। उनके जवाब में ह्यूमन राइट्स वॉच की ये रिपोर्ट देखो। ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट के हिसाब से जो ये माइनॉरिटी किलिंग बांग्लादेश में हो रही है, इसमें हिंदू कम्युनिटी के साथ साथ अहमदी मुस्लिम कम्युनिटी और भी वहाँ की जो एथनिक माइनॉरिटीज है वो भी इंक्लूडेड है। आओ अब पता करते हैं कि इन वायलेंट इंसिडेंट्स के मेजर रीजंस क्या है, क्यों और कैसे ये इंसिडेंट्स इतनी बुरी तरह से ट्रिगर होते हैं, कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व होते हैं, इसकी वजह से हमारे देश पर क्या फर्क पड़ता है। इसका सबसे पहला कारण है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बांग्लादेश में एक हिंदू फ्रेंडली पार्टी माना जाता था, क्योंकि हिंदूज पूरी पॉपुलेशन का 8% है और उनके कोर वोट बैंक में भी ये लोग मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे और हसीना इंडिया की क्लोज एलाई थी और इसी परसेप्शन में हिंदूज को वहाँ सॉफ्ट टारगेट बना दिया। शेख हसीना ने वहाँ पर अपनी सेकुलर इमेज तो बनाई, लेकिन माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ खास स्टेप नहीं लिए। इसी के रिजल्ट थे 2012 का रामू बुद्धिस्ट प्रोग्राम राइट, जहाँ एक फेसबुक पोस्ट के रूमर से 12 बुद्धिस्ट टेम्पल्स और 50 से ज्यादा बुद्धिस्ट घर जलाए। 2021 कोमेलिया दुर्गा पूजा राइट, जब एक पूजा मंडप पर कुरान के पेजेस पाए गए, 20 से ज्यादा हिंदू
हिंदुओं के घर जलाए गए, 72 के करीब मंडप गिरा दिए गए, 7 से 11 हिंदूस मारे गए। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये इंसिडेंट्स एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ से प्रॉपर्ली प्लान्ड थे, बट स्टिल ये केस अनरिजॉल्व्ड रहा। अब इन वायलेंस के सबसे बड़े रीजन की बात करें तो दूसरा नंबर है रेडिकलाइजेशन या रेडिकल ग्रुप्स। ये ऐसे लोगों के ग्रुप्स होते हैं जो कि दूसरों के ऑर्डर्स पर काम करते हैं। इन मॉब इंसिडेंट्स को जानबूझकर इंटेंशनली प्लान करते हैं, जैसे कि हमने 2012 के बुद्धिस्ट टेंपल राइट्स में देखा। इनका काम सिर्फ यही होता है कि इन इंसिडेंट्स को प्लान करके एग्जीक्यूट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए। ये रेडिकल ग्रुप एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से बाकायदा फंड किए जाते हैं। काफी रिपोर्ट से तो ये भी सामने आया है कि इनके लिंक्स अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ भी पाए गए, जो कि इनको फंड एंड ऑपरेट करने में मदद कर रही। शेख हसीना के फॉल के बाद जमात इस्लाम और बीएनपी, जो कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देश में पावर वैक्यूम बनते ही इनके खुद के एक्टिविस्ट मॉब लीड करते दिखाई दिए। जेईआई के स्टूडेंट विंग्स प्रोटेस्ट में इन्फिल्ट्रेट हुए, फिर एंटी हिंदू राइटरिक सेंटिमेंट्स भी बढ़ गए। इस पार्टी की कोर आइडियोलॉजी हमेशा से ही कट्टर शरिया लॉ और एंटी सेकुलरिज्म के अराउंड ही रही। इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर अल बदर रजाकर मिलिशियास के ग्रुप्स भी बनाए थे, इसलिए ये लोग शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, ना ही इंडिया और बांग्लादेश के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक टाइज को। इसलिए शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में देश में रिलीजन बेस्ड पार्टीज पर बैन भी लगा दिया। कुछ फोर्सेस की माने तो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी जमात इस्लाम को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई डायरेक्टली इंटरनल सपोर्ट करती थी, इन किलिंग्स और मॉब अटैक्स को फंड करने और भड़काने के लिए। तीसरा सबसे बड़ा कारण है इन अटैक्स के फैलकर इतना बड़ा होने का, सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन एंड वीक लॉ एनफोर्समेंट। अभी तक मैंने जितने भी अटैक्स और इंसिडेंट्स के बारे में बात की, उन सब में एक सेम पैटर्न साफ साफ नोटिस किया जा सकता है। इनमें वायलेंस की शुरुआत एक ट्रिगर से होती है। इसमें ट्रिगर ज्यादातर एक रूमर या एक ट्वीट, सोशल मीडिया पोस्ट या इन्फॉर्मेशन होती है, जो लोगों को भड़काने का काम करती है, और इन रूमर्स को फिजिकली रोड्स पर लाने का काम ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल ग्रुप्स करते हैं। फिर इन लोगों के ट्रिगर से उस इंसिडेंट्स के अराउंड भीड़ जमा होने लगती है। उस भीड़ को लीड करते हैं इन रेडिकल ग्रुप्स के लोग। फिर आखिरी में जाकर ये अटैक शुरू होते हैं। इस भीड़ के बीच में ये लोग अपना काम कर चुके होते हैं और ये लोग ज्यादातर इन केओटिक सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट करके फायदा उठाने का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही पैटर्न फॉलो होता है। इन ज्यादातर केसेस में लॉ इन्फोर्समेंट जैसे पुलिस 98% टाइम या तो एब्सेंट रहती है, या फिर जब तक ये आते हैं तब तक सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी होती है। अगर इन सिचुएशंस को देखते हुए हम सिर्फ वहाँ की आम जनता या पर्टिकुलर कम्युनिटी को या रिलीजन को ब्लेम करने लग जाएं तो ये गलत हो। देखो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ये काम इंडियन सोशल मीडिया पर आजकल बहुत हो रहा है। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, यहाँ पर एक रील या पोस्ट दिखाई जाती है जिसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा होता है, जिससे हमारे यहाँ भी सेम हेटरेट उसी कम्युनिटी पर बढ़ने लग जाता है और लोग बिना कोई रीजन या सच जाने हेटरेट को बढ़ावा देने लग जाते हैं। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। मैंने कोई बात फिर कही है, हिंदू को भी अपनी आत्मरक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि सबको सेम पर्सपेक्टिव से देखना कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि इंसान एक सब्जेक्टिव मैटर होता है। इसको आप अपने आप पर लागू करके देख सकते हैं। जब आपको कोई आपके कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर जो समाज में आपकी कास्ट को समझा जाता है उस पर्सपेक्टिव से देखे तो आपकी क्या सिचुएशन होगी। मैं इन इंसिडेंट को सही बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं जो ये सोशल मीडिया पर फेक इन्फॉर्मेशन या छोटी छोटी रील्स फैलती रहती है, इनके बारे में अवेयर कर रहा हूँ। एक 60 सेकंड की रील में आपको कोई फैक्ट्स नहीं दिखा सकता, ना एक्सप्लेन कर सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जाके पूरी बात जान जो सही है, तब जाके अपना पर्सपेक्टिव बनाओ। पर लोग आजकल इन्हीं रील्स को देखकर अपना ओपिनियन फॉर्म करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अब बात करते हैं कुछ मेजर अटैक्स एंड इंसिडेंट्स की जो बांग्लादेश के फॉर्मेशन से लेकर अब तक हुए। इसमें सबसे पहले आते हैं 1990 से 2000 के बीच में हुए कम्युनल इंसिडेंट, जिनमें हजारों लोगों की जान गई। 2013 का शाहबाग आफ्टर में, जिसमें ढाका में एक्टिविस्ट ने अब्दुल कदर मुल्ला, जमात इस्लामी लीडर, 1971 वॉर क्राइम कन्विक्ट की लाइफ सेंटेंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, जिसमें जमात सपोर्टर्स ने 40+ हिंदू टेंपल्स और स्टैचूज जलाए। 100 से ज्यादा घर लूटे गए। हिंदूज को शाहबाग सपोर्टर्स से लिंक करके टारगेट किया गया। आखिर में आता है दुर्गा पूजा वायलेंस इंसिडेंट, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। USCIRF ने बांग्लादेश पर मल्टीपल रिपोर्ट्स और फैक्ट शीट्स जारी किए और बताया कि बांग्लादेश में रिलीजियस फ्रीडम शार्पली डिक्लाइन हुआ। यूनुस गवर्नमेंट के टाइम हिंदूज पर 92+ इंसिडेंट रिपोर्ट हुए। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ही लॉ इन्फोर्समेंट भी कोलैप्स हुए। इन इश्यूज पर हमारी जनरल पब्लिक का क्या POV है वो भी देख लेते हैं। ये अभिषेक है, ये एक BBA ग्रेजुएट स्टूडेंट है कानपुर से। अच्छा, मेरे आप दोनों से 2 सवाल होंगे। आपके हिसाब से बांग्लादेश के हिंदू इश्यूज को पॉलिटिकल या रिलीजियस इश्यूज की तरह देखना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स इश्यूज की तरह देखना चाहिए? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि इस टॉपिक को इंडिया में पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए यूज किया जा रहा है? बिल्कुल, जैसा कि आप पूछ रहे हो कि ये पोलराइजेशन का इशू है या ह्यूमन राइट्स का इशू है, तो डेफिनेटली ये ह्यूमन राइट्स का इशू है। किसी भी जगह पे अगर किसी माइनॉरिटी को सताया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। हम इसे एक हिंदू मुस्लिम की डिबेट बना के
नहीं देख सकते। वो लेंस बस पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा देगा और पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहती हैं। अगर इस दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी माइनॉरिटी को सताया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो ये ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन है और ये बात हर इंसान को समझने की जरूरत है, चाहे फिर वो कोई हिंदू मेजोरिटी वाला देश हो या कोई इस्लामिक मेजोरिटी वाला देश हो। इंसानियत को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, वो भी आज के टाइम पे जबकि सब लोगों में इतनी नफरत फैल चुकी है और पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा मेजोरिटी को ये फील कराती हैं कि आप खतरे में हो तो आप माइनॉरिटीज पर टारगेट करो। यही सेम चीज़ बांग्लादेश में हो रही है एंड दैट्स नॉट राइट एट एनी वीज। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसे हम पॉलिटिकल मुद्दा बना के नहीं देख सकते। और जहाँ तक बात रही पोलराइजेशन की, तो डेफिनेटली जैसे आपने बंगाल का चुनाव देखा तो उसमें एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया गया और जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। अब ये बात सबको पता है कि बांग्लादेशीज आई एंटरिंग इन दी कोलकाता, दैट्स व्हाई लोग वहाँ पे बहुत परेशान थे, इसी वजह से ममता बनर्जी की सरकार भी काफ़ी बड़ा फैक्टर रहा ही है। मगर क्या हमें इसी लेंस पे सीमित हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को आधार बना के हम अपनी माइनॉरिटीज़ को हिट नहीं दे सकते और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको रोकना इंसानियत के नाते पे हमारी जिम्मेदारी है। सेम एज कि जो गाजा में उन बच्चों के साथ हो रहा है, उन लोगों के साथ कर रहा है इसराइल, वो भी किसी तरीके से सही नहीं डिफाइन किया जा सकता। दैट्स अ ह्यूमन राइट्स इशू, नथिंग एल्स। इसका प्रदर्शन करना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ही फेवर करेगा और किसी को भी नहीं। इससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब इंडिया में जो लोग किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ अपना ओपिनियन फॉर्म कर चुके हैं, उन लोगों को उस कम्युनिटी के लोगों पर हुए कुछ इंसिडेंट्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इसको एज ए ह्यूमन का एक ह्यूमन पर अटैक की तरह देख, ना कि किसी रिलीजियस पर्सन पर किसी दूसरी रिलीजन पर। इसमें मैं एक मुस्लिम पर्सन पर एक अटैक के बारे में बताऊँ, बिकॉज हिंदू लोगों पर जो अटैक्स होते हैं वो तो बाहर आ जाते हैं और वायरल भी हो जाते हैं और आप लोगों ने काफी देखे भी होंगे, जो कि गलत है। 5 दिसंबर 2025 को बिहार के नवाड़ा विलेज के भट्टा विलेज में मोहम्मद अत्तर हुसैन, जो कि साइकिल पर कपड़े बेचते थे, एक फेरी वाले थे, उस रात ये फेरी करके घर लौट रहे थे। 6 से 10 लोग जो कि नशे में थे, उन्होंने उसे रोका, नाम पूछा और पैंट उतरवाकर उनकी आइडेंटिटी चेक की। पुलिस रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्हें कमरे में ले जाकर एक रॉड से मारा, नाखून उखाड़े, प्राइवेट पार्ट्स पर पेट्रोल डाला और 18,000 रुपए भी लूट लिए और कमरा बंद कर चले भी गए। और 5 दिन बाद 12 दिसंबर को हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। जाते जाते उन्होंने पुलिस को अपना वीडियो स्टेटमेंट भी दिया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, किसी की भी बातों में आने या विश्वास करने से पहले अपना सेंस और लॉजिक इस्तेमाल करो, आंख बंद करके विश्वास ना करो, क्योंकि ऐसे लोग किसी एक रिलीजन में नहीं, हर तरफ मौजूद है। इनका कोई पर्सनल एथिक नहीं होता है, ना कोई रिलीजन या कास्ट होता है, बिकॉज दे वांट ओनली chaos. So be logical, be rational.